औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, तो चले शुरू करते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 78 है इलेक्ट्रॉनिक्स का, और इसके अंदर हमने आज जो है वो स्टडी करना है समिंग एम्पलीफायर को। समिंग एम्पलीफायर जो है ये भी एप्लीकेशन ऑफ द इन्वर्टर ऑपरेशनल एम्पलीफायर कन्फिग्रेशन, ठीक है, ये उसकी एक एप्लीकेशन है। The summing amplifier is an application of inverting operational amplifier। जो इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर है ये उसकी एक एप्लीकेशन है। तो जो एवरेज एम्पलीफायर है, द एवरेज एम्पलीफायर, ठीक है जी, और स्केलर एडर एंड द स्केलिंग एडर, और जो स्केलिंग एडर है आर वेरिएशंस ऑफ द बेसिक समिंग एम्पलीफायर। तो जो समिंग एम्पलीफायर है ये भी एप्लीकेशन है एक इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर कन्फिग्रेशन की। और ये जो समिंग एम्पलीफायर्स को आगे से फिर डिवाइड किया जाता है एवरेज एम्पलीफायर में और स्केलिंग एडर के अंदर। ये भी वेरिएशंस हैं जो कि समिंग एम्पलीफायर के अंदर आती हैं। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं कि समिंग एम्पलीफायर विद यूनिटी गेन। Summing amplifier with unity gain। तो summing amplifier has two or more inputs। A summing amplifier has two or more inputs। जो समिंग एम्पलीफायर है इसके पास दो या दो से ज़्यादा इनपुट्स होती हैं एंड इट्स आउटपुट वोल्टेज इज़ प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव ऑफ द अलजेब्रिक सम एंड इट्स आउटपुट, और इसका जो आउटपुट वोल्टेज है इज प्रोपोर्शनल, वो प्रोपोर्शनल है टू द अलजेब्रिक सम जो अलजेब्रिक सम है ऑफ इट्स इनपुट वोल्टेजेस, of its input voltages। ठीक है, यानी कि जो समिंग एम्पलीफायर में इसमें दो या दो से ज़्यादा इनपुट्स होती हैं और इसकी जो आउटपुट है वो कब निकलती है जब दो जो अलजेब्रिक हैं वोल्टेज उनका सम लिया जाए, अलजेब्रिक सम। यहाँ पर जो है वो देख लें आप, अलजेब्रिक सम, अगर दो का अलजेब्रिक सम लिया जाए इसके इनपुट वोल्टेजेस का तो आपके पास आउटपुट जो है वो आती है। तो दो इनपुट समिंग एम्पलीफायर जो है a two input
summing amplifier is shown in figure 1A। इसको फिगर 1A के अंदर जो है वो शो किया गया है, लेकिन कोई भी नंबर ऑफ इनपुट्स जो हैं वो यूज़ की जा सकती है, बट एनी नंबर ऑफ इनपुट्स कैन बी यूज्ड। ज़रूरी नहीं है कि दो ही हों, लेकिन ये जो फिगर 1A हम बना रहे हैं उसके अंदर जो हम इनपुट यूज़ करेंगे वो दो होंगी, लेकिन वैसे आप कोई भी नंबर ऑफ इनपुट्स जो हैं उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब ये फिगर जो 1A है हम इसको बनाते हैं। तो आप देखें कि ये हमारे पास ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, ये इसका वी आउट है, इसकी आउटपुट है। यहाँ पर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव। पॉजिटिव जो है ये ग्राउंडेड है, ठीक है जी, और जो नेगेटिव है इस नेगेटिव के साथ यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ये लगी हुई है और एक रेजिस्टेंस ये लगी हुई है, ठीक है। इसको R1 कह लें, इसको R2 आप कह लें। तो ये V in 1 है और ये V in 2 है। V इनपुट 2, V इनपुट 1, और यहाँ से करंट I1 जा रही है, इधर से करंट I2 जो है वो जा रही है, ठीक है जी। अब यहाँ से इस जगह से आउटपुट जो है ये एक रेजिस्टेंस यहाँ पर लगी हुई है RF, ठीक है। RF रेजिस्टेंस जो है वो लगी हुई है जो कि फीडबैक का काम करेगी। ये यहाँ पर 0 वोल्ट के बराबर है और टोटल करंट इसके अंदर से, यहाँ से ये टोटल करंट IT इसमें से फ्लो कर रहा है, ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव है। इसको आप पॉइंट A जो है वो कह लें। तो ये फिगर 1A क्या है? ये फिगर 1A जो है ये है टू इनपुट समिंग इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, ठीक है। ये टू इनपुट समिंग एम्पलीफायर है। आप क्लियर दे सकते हैं कि ये दो इनपुट देगी हैं थ्रू रेजिस्टेंस R1 और R2। आई टोटल करंट RF के अंदर से गुजर रही है, पॉजिटिव जो नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है इसकी ग्राउंड की है, और जो नेगेटिव इनपुट है वो 0 वोल्ट के ऊपर है। तो जो टू वोल्टेजेस हैं VN एंड VIN2 आर अप्लाइड टू वोल्टेजेस, दो वोल्टेजेस जो हैं V(in)1 एंड V(in)2, V(in)1 और V(in)2 जो है आर अप्लाइड टू द टू इनपुट्स, आर अप्लाइड टू द टू
इनपुट्स, दो इनपुट्स के ऊपर उनको अप्लाई किया गया टू एंड प्रोड्यूस करंट्स I1 एंड I2 एंड प्रोड्यूस करंट्स I1 एंड I2, और ये करंट्स I1 और I2 जो है उसको प्रोड्यूस करता है एज शोन इन फिगर 1A, एज शोन इन फिगर 1A, जैसा कि फिगर 1A के अंदर शो किया। देखा ना, ये दो इनपुट्स दिए हुई हैं, यहाँ से करंट I1 और I2 जो है वो पास कर रही है। So using the concept of infinite input, using the concept of infinite input, अगर आप कंसेप्ट जो है वो यूज़ करें इनफाइनाइट इनपुट का, impedance and virtual ground, impedance and the virtual ground, और virtual ground का, यानी कि अगर हम कंसेप्ट जो है यहाँ पर इस्तेमाल करें इनफाइनाइट इम्पीडेंस और वर्चुअल ग्राउंड का, वर्चुअल ग्राउंड का मतलब है कि 0 वोल्ट के ऊपर, तो यू कैन डिटरमिन, तो हम ये डिटरमिन कर सकते हैं दैट द इन्वर्टिंग इनपुट ऑफ ऑपरेशन एम्पलीफायर, दैट द इन्वर्टिंग इनपुट of the operational amplifier, जो इन्वर्टिंग इनपुट है ऑपरेशनल एम्पलीफायर की, इज़ अप्रॉक्सीमेटली 0 वोल्ट, अप्रॉक्सीमेटली 0 वोल्ट, कि वो अप्रॉक्सीमेटली 0 वोल्ट की इक्वल है, एंड नो करंट फ्लोज थ्रू इट, और कोई करंट इसमें से पास नहीं करेगी, एंड नो करंट फ्लोज थ्रू इट। अब जारी बात है कि आप इनपुट इम्पीडेंस को इनफाइनाइट ले रहे हैं, तो इनफाइनाइट का मतलब है कि इतनी ज़्यादा इम्पीडेंस है कि फिर तो सर्किट में से करंट जो है वो पास नहीं गुजरेगा, और जो इन्वर्टिंग इनपुट की है वो अप्रॉक्सीमेटली आपकी 0 वोल्ट के ऊपर होगी। दिस मीन दैट बोथ द इनपुट करंट, दिस मीन्स दैट द बोथ इनपुट करंट्स, के दोनों जो इनपुट करंट्स हैं I1 एंड I1 एंड I1 और I2 जो हैं कंबाइन एट समिंग पॉइंट A, कंबाइन एट द समिंग पॉइंट A, तो वो कंबाइन करेंगे। देखिए इस पॉइंट A के ऊपर, ये जो समिंग पॉइंट A है, इस समिंग पॉइंट A के ऊपर ये दोनों करंट्स I1 और I2 जो हैं ये कंबाइन करेंगे एंड फॉर्म द टोटल करंट IT, एंड फॉर्म द टोटल करंट IT, और इनके मिलने से I1 और I2 के मिलने से इस पॉइंट A के ऊपर टोटल करंट IT बनेगी, विच गोज थ्रू RF,
which goes through RF as shown in figure 1A। ठीक है, ये टोटल करंट इस RF में से गुजरेगी जैसे हमने ये फिगर 1A के अंदर शो किया। यानी कि IT जो है दैट इज इक्वल टू I1 प्लस I2, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। अब जो V आउट जो है वो बराबर है अब V आउट जो है यहां पर सिंस V आउट इज इक्वल टू माइनस IT RF के बराबर है। ठीक है, यानी कि ये टोटल करंट जो है ये अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। तो फिर V आउट जो है इसके अंदर IT की अगर वैल्यू पुट कर दें तो I1 प्लस I2 RF के ये बराबर हो जाएगा। और इसके अंदर अगर I1 और I2 की वैल्यूज़ रखें तो I1 की वैल्यू जो है वो हमारे पास V इन 1 ओवर R1 और I2 की है V2 V इन 2 ओवर R2। ये वैल्यूज ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर दें तो V आउट जो है दैट विल बी इक्वल टू माइनस V इन 1 ओवर R1 प्लस V इन 2 ओवर R2 इंटू RF, इसके बराबर आ जाएगा। तो अब ये जो तीनों रेजिस्टर्स हैं अगर ये इक्वल हों, इफ ऑल द 3 resistors are equal, अगर ये तीनों रेजिस्टेंसेस जो हैं R1 R2 RF ये बराबर हों, R के बराबर हों, तो फिर हमारे पास देन अब ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये सारी रेजिस्टेंसेस जो हैं इनको हमने इक्वल कर दिया है। तो अब ये आ जाएगा आपके पास V आउट इज इक्वल टू माइनस V इन 1 ओवर R प्लस V इन 2 ओवर R और मल्टीप्लाई बाई R। ये R इस R से कैंसिल हो जाएगा तो V आउट आपके पास माइनस V इन 1 प्लस V इन 2 के बराबर आ जाएगा। तो इसको आप कह लें कि ये इक्वेशन नंबर 2 है। ये V आउट हमारे पास आ जाएगी, सम आ जाएगी V इन और दोनों इनपुट्स का। तो जो इक्वेशन 2 है वो ये शो कर रही है द इक्वेशन 2 शोज दैट, अब ये इक्वेशन 2 जो है ये हमें क्या बता रही है कि जो आउटपुट वोल्टेज है, द आउटपुट वोल्टेज हैज़ द सेम एम्पलीट्यूड, कि जो आउटपुट वोल्टेज है उसका सेम एम्पलीट्यूड है, यानी कि एक ही एम्पलीट्यूड है एज द सम ऑफ द 2 इनपुट वोल्टेजेस, एज द सम ऑफ 2
टू इनपुट वोल्टेजेस। जो दो सम इनपुट वोल्टेजेस हैं उनके सेम है बट विद नेगेटिव साइन। लेकिन नेगेटिव साइन है जो कि शो कर रहा है, शोइंग या इंडिकेटिंग showing the inversion, जो कि इन्वर्जन को शो कर रहा है। ठीक है जी। इन्वर्जन यानी कि जो आउटपुट के ऊपर सिग्नल है वो इन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि समिंग एम्पलीफायर इसको सम करेगा और सम करने के बाद जब आउटपुट के ऊपर आप मिलेगा तो वो जो सिग्नल है वो जमा तो हो जाएंगे, यानी कि वी आउट जो है वो दो सिग्नल वी इन वन और वी इन टू की मदद से आ रहा है, लेकिन आउटपुट के ऊपर जाकर वो सिग्नल जो है वो इन्वर्ट हो जाएगा, वो 180 डिग्री आउट ऑफ फेज हो जाएगा, इसलिए नेगेटिव का साइन जो है वो आ रहा है। अब जो जर्नल एक्सप्रेशन है इसका, तो जर्नल एक्सप्रेशन जो है इसका, जर्नल एक्सप्रेशन फॉर ए यूनिटी गेन, समिंग एम्पलीफायर, जो यूनिटी गेन समिंग एम्पलीफायर है with n inputs is given as कि V out जो है that is equal to minus V in 1 plus V in 2 plus V in 3 up to so on V in n, इसको कह लें इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ पर जितनी रेजिस्टेंसेज हैं, वेयर all the resistors are equal in value, और सारी रेजिस्टर्स जो हैं वो इक्वल इन वैल्यू है। अब ये जो जनरल एम्पलीफायर है, a general summing amplifier is shown in figure 1b। इसको फिगर 1b के अंदर जो है वो शो किया गया है, तो मैं फिगर 1b जो है वो बनाता हूँ। तो ये देखें आप, उसी तरह हमारे पास ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, ये इसका नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये इसका वी आउट और ये नेगेटिव पॉइंट, इसके साथ यहाँ पर रेजिस्टेंसेस लगी हुई हैं और इधर लगी हुई है, इधर लगी हुई है।
ये लगी हुई है और हाँ सही है लगी, ये रेजिस्टेंसेस लगी हुई हैं। तो ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है और ये Rn है। ठीक है जी, ये V in 1, V in 2, V in 3 और V in n। ठीक है जी, उसके बाद आउटपुट के ऊपर यहाँ से एक रेजिस्टेंस RF, ये रेजिस्टेंस RF जो है वो लगी हुई है और ये जो पॉजिटिव है इसको आपने ग्राउंड किया हुआ है। तो ये आपके पास फिगर 1B है और ये फिगर 1B है समिंग एम्पलीफायर, समिंग एम्पलीफायर विद n इनपुट्स। तो ये समिंग एम्पलीफायर है जिसकी n इनपुट्स हैं, all रजिस्टर हैव द सेम वैल्यू और तमाम रजिस्टर की सेम वैल्यू, ऑल द रजिस्टर्स हैव सेम वैल्यू, और जितनी रजिस्टर्स हैं उनकी सेम वैल्यू है। तो ये जर्नल समिंग एम्पलीफायर जिसमें हमने R2, R3 और Rn तक रजिस्टर्स जो हैं वो लगा दिए। ठीक है जी, अब हमने देखना है, ये तो था समिंग एम्पलीफायर विद यूनिटी गेन, लेकिन अगर अब हम समिंग एम्पलीफायर को देखें विद अदर देन यूनिटी, यानी कि अगर उसका गेन जो है वो यूनिटी ना हो, इसके अलावा और कोई गेन जो है उसका हो, अगर उसके लिए देखें तो फिर क्या हमारे पास सिचुएशन होगी। तो समिंग एम्पलीफायर विद गेन अदर देन यूनिटी, समिंग एम्पलीफायर with gain other than unity। यानी कि जिसका गेन यूनिटी ना हो, इसके अलावा और कोई गेन हो, यूनिटी के अलावा कोई और गेन हो। तो जब RF जो है उसकी डिफरेंट वैल्यू हो, व्हेन RF जो RF रेजिस्टेंस है इज डिफरेंट फ्रॉम इनपुट रेजिस्टर्स, अगर ये डिफरेंट हो इनपुट रेजिस्टर से, द एम्पलीफायर हैज ए गेन ऑफ, द एम्पलीफायर हैज ए गेन ऑफ, तो जो गेन है एम्पलीफायर का वो RF ओवर R के बराबर होगा। तो जहाँ पर R जो है, वेयर R इज द वैल्यू ऑफ ईच इक्वल वैल्यू इनपुट रेजिस्टर। ठीक है जी, तो अगर RF डिफरेंट हो इनपुट रेजिस्टेंस से, तो जो एम्पलीफायर है उसका गेन है RF ओवर R के बराबर होगा, और R यहाँ पर वैल्यू है ऑफ ईच इक्वल वैल्यू इनपुट रजिस्टर, हर इक्वल वैल्यू इनपुट रजिस्टर के बराबर ये R की वैल्यू है।
लेकिन आर एफ जो है वो इस आर से डिफरेंट है। तो फिर जो जनरल एक्सप्रेशन है फॉर द आउटपुट, द जर्नल एक्सप्रेशन फॉर द आउटपुट, तो जो पे जनरल एक्सप्रेशन है आउटपुट के लिए इज V out is equal to minus RF over R into V in 1 plus V in 2 up to so on V in n, इसके बराबर हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। अब R जो है वो RF से डिफरेंट है, इसलिए RF जो है वो R से डिवाइड हो रहा है। तो अब आप देख सकते हैं, as you can see, the output voltage has same magnitude the output voltage has same magnitude, आउटपुट वोल्टेज है उसका सेम मैग्नीट्यूड है as the sum of all the input voltages, तमाम जो इनपुट वोल्टेज हैं उनके सम के मल्टीप्लाई a constant multiplied by a constant determined by ratio minus RF over R। अब जो गेन है, द गेन कैन बी ग्रेटर और लेस देन यूनिटी। तो अब जो गेन जो है वो ग्रेटर होगा या लेस देन यूनिटी होगा डिपेंडिंग अपॉन द रेशियो आर एफ ओवर आर आई, depending upon the ratio of RF over RI, क्योंकि RF over RI की रेशियो के ऊपर डिपेंड करेगा। क्योंकि अब आप देखें कि यहाँ पर ये जो इक्वेशन नंबर 1 है यहाँ पर इस गेन से मल्टीप्लाई हो रही है। पीछे जो इक्वेशन थी जो कि यूनिटी गेन था जहाँ पर, तो वहाँ पर तो सिंपली वी आउट जो है वो आगे वी इन प्लस वी इन 2 प्लस वी आई एन के बराबर आ गया था, लेकिन यहाँ पर अभी एक रेशो आ गया। अब इस रेशो की वजह से गेन जो है वो या लेस हो सकता है या ग्रेटर हो सकता है 1 से। अच्छा, मैंने जब ये आपको पीछे इसकी डेफिनेशन लिखवाई थी, जब मैंने कहा था कि इक्वेशन जो है जब समिंग एम्पलीफायर की बात की थी विद यूनिटी गेन, तो वहाँ पर एक जगह मैंने एम्पलीट्यूड लिखवा दिया था कि द इक्वेशन 2 शोज दैट द आउटपुट वोल्टेज है द सेम एम्पलीट्यूड नहीं लिखना, आपने लिखना है द आउटपुट वोल्टेज है द सेम मैग्नीट्यूड। वहाँ पर भी एम्पलीट्यूड की जगह पर मैग्नीट्यूड जो है वो करना है, एम्पलीट्यूड नहीं है वो मैग्नीट्यूड है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आए अब आप एवरेजिंग एम्पलीफायर के ऊपर। एवरेजिंग
amplifier. So summing amplifier can be made to produce the mathematical average. A summing amplifier can be made to produce. तो जो समिंग एम्पलीफायर है आप इसको बना सकते हैं प्रोड्यूस करने के लिए द मैथमेटिकल एवरेज ऑफ द इनपुट वोल्टेज, द मैथमेटिकल एवरेज ऑफ द इनपुट वोल्टेजेस, यानी कि इनपुट वोल्टेजेस की आप एवरेज भी ले सकते हैं. दिस इज डन बाय सेटिंग द रेशियो, दिस इज डन बाय सेटिंग द रेशियो. तो ये किस तरह किया जाता है कि जो रेशियो है आर एफ और आर डिवाइडेड बाय आर इक्वल टू द रेसिप्रोकल, इसको इक्वल रखा जाता है टू द रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर ऑफ इनपुट्स, ऑफ द नंबर ऑफ इनपुट्स n, इनपुट्स का जो नंबर है n के उसके रेसिप्रोकल, यानी कि आर एफ ओवर आर इज इक्वल टू 1/n. इसको इक्वेशन 1 कहते हैं. तो आप जो एवरेज कर सकते हैं यू ऑब्टेन, आप ऑब्टेन कर सकते हैं द एवरेज ऑफ सेवरल नंबर्स, बहुत सारे नंबर्स की एवरेज बाय फर्स्ट एडिंग द नंबर्स, बाय फर्स्ट एडिंग द नंबर्स. तो पहले नंबर जो है उनको ऐड करें एंड देन डिवाइडिंग बाय द quantity of numbers and then dividing by the quantity of numbers. और फिर उनको जो क्वांटिटी है नंबर्स की उससे डिवाइड कर दें यू हैव, जो आपके पास है. तो अब जो है हमारे पास इक्वेशन 13, जो इक्वेशन हमने पीछे यूज़ की थी, नाउ बाय द इक्वेशन, अब ये जो इक्वेशन थी वी आउट माइनस आर एफ ओवर आर, वी in 1 plus v in 2 up to so on v in n. अब ये वाली इक्वेशन जो है तो इस इक्वेशन से आप ये दे सकते हैं, और बाय दिस इक्वेशन know by the equation given below, जो के नीचे दी गई है, we can say
that a summing amplifier कि जो समिंग एम्पलीफायर है कैन डू द एवरेजिंग, कि समिंग एम्पलीफायर जो है वो एवरेजिंग कर सकता है इस इक्वेशन के मुताबिक। इसमें भी देखा जितनी इनपुट्स हैं उनको उतनी रेजिस्टेंस से आपने डिवाइड कर दिया। तो इस इक्वेशन के मुताबिक जो समिंग एम्पलीफायर है वो इसकी एडिशन जो है वो कर सकता है, यानी कि एवरेज ले सकता है। ये जितनी इनपुट्स हैं उनको उस रजिस्टर से डिवाइड कर दें तो आपके पास एवरेजिंग जो है वो निकल आएगी। उसके बाद नेक्स्ट है, इसकी एक और किस्म है जिसको हम कहते हैं स्केलिंग एडर। अब वो देखते हैं हम। स्केलिंग एडर, तो जो डिफरेंट वेट हैं कैन बी असाइन टू द इनपुट अ डिफरेंट वेट कैन बी assigned to the input, जो डिफरेंट वेट है वो हम असाइन कर सकते हैं टू द इनपुट ऑफ ए समिंग एम्पलीफायर समिंग एम्पलीफायर के by simply adjusting सिंपली जिसमें हमें एडजस्ट करनी है द वैल्यूज ऑफ द इनपुट रजिस्टर्स, द वैल्यूज ऑफ द इनपुट रजिस्टर्स। ठीक है जी। तो डिफरेंट वेट जो है वो दिया जा सकता है इनपुट को, हर इनपुट को समिंग एम्पलीफायर के। उसमें क्या करेंगे, जो इनपुट की रजिस्टर्स हैं उनकी वैल्यूज़ को हम सिंपली उनकी जो वैल्यूज़ हैं उन्हें एडजस्ट कर लेंगे। यानी कि वी आउट जो है फिर हमारे पास आ जाएगा माइनस आर एफ ओवर आर वन, वी इन वन प्लस आर एफ ओवर आर टू, वी इन टू प्लस आर एफ ओवर आर थ्री, वी इन थ्री अप टू सो ऑन आर एफ ओवर आर एन, वी इन एन। ठीक है। तो यहाँ पर जो वेट है पर्टिकुलर इनपुट का, इसको आप कह रहे हैं ये क्वेश्चन 1 है यहाँ पर। द वेट ऑफ द पर्टिकुलर इनपुट, जो वेट है हमारे पास पर्टिकुलर इनपुट का is set by the ratio RF to the resistance RX, is set by the ratio RF to RX। इसको RF to RX रेशियो से हम सेट करेंगे for that input और इस इनपुट के लिए
आर एक्स जो है वो बराबर है R1 के, R2 के, अप टू सो ऑन Rn के। तो अब अगर इसकी अगर हम एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे इफ इनपुट वोल्टेज के जो इनपुट वोल्टेज है is to have a weight of 1, जो इनपुट वोल्टेज है उसका वेट जो है वो 1 के बराबर है। ठीक है जी, जो इनपुट वोल्टेज है, तो आप इनपुट पे वोल्टेज दे रहे हैं, उसका वेट 1 के बराबर है। देन आर एक्स इज इक्वल टू आर एफ, देन आर एक्स इज इक्वल टू आर एफ। तो फिर आर एक्स जो है वो आर एफ के बराबर है। तो फिर इसका मतलब है कि जो वेट है आप 0.5 और if weight of 0.5 is required, तो अगर वेट 0.5 का आपको रिक्वायर्ड है तो फिर आर एक्स जो है वो 2RF के बराबर होगी। यानी कि 2 से डिवाइड करेंगे, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। तो जितनी स्मॉलर वैल्यू होगी इनपुट रेजिस्टेंस आर एक्स की, द स्मॉलर the value of input resistance जितनी स्मॉलर वैल्यू होगी इनपुट रेजिस्टेंस आर एक्स की, द ग्रेटर द वेट, द ग्रेटर the weight and vice versa। तो जितना ज़्यादा इनपुट की वैल्यू ज़्यादा होगी उतना ही वेट जो है वो ज़्यादा होगा। तो अब मुख्तलिफ़ किस्म के वेट्स जो हैं यहाँ पर वो असाइन किए जा सकते हैं समिंग एम्पलीफायर को। बाय सिंपलिंग आप एडजस्ट कर दें वैल्यूज़ जो हैं वो इनपुट रजिस्टर्स की। ठीक है, तो वो इनपुट रजिस्टर्स क्या वैल्यूज़ कैसे एडजस्ट करेंगे कि आर एफ और R1 की जो क्वेश्चन हमने 1 लिखी है, यहाँ पर जो वेट है हर पर्टिकुलर इनपुट का, अब वेट वो कैसे आप सेट करेंगे कि हर पर्टिकुलर इनपुट जो है उसकी रेशो को सेट करेंगे आर एफ और आर एक्स से। अब आर एक्स जो है यहाँ पर क्या है, R1 R2 और Rn के बराबर है, यानी कि आर एफ को R1 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास वेट जो है वो सेट हो जाएगा। तो अगर इनपुट वोल्टेज जो है उसका वेट 1 हो तो फिर उसके लिए आर एक्स को आर एफ के बराबर, लेकिन अगर आप वेट कहते हैं 0.5 हो तो फिर आर एक्स को R2 RF के बराबर होना चाहिए। ठीक है जी, तो ये हमारे पास हो गया अब समिंग एम्पलीफायर। ये भी एप्लीकेशन थी इसकी। पहले हमने कंपेरेटर जो है उसको पढ़ा है, फिर ये हमने समिंग एम्पलीफायर पढ़ा है। अब हमने आगे जो है वो इंटीग्रेटर्स और डिफरेंशिएटर्स के जो आपके पास ऑपरेशनल एम्पलीफायर है उसको एज इंटीग्रेटर और डिफरेंशिएटर के तौर पर भी हम इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं।
तो नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन ये है। इंटीग्रेटर्स एंड डिफरेंशिएटर्स। इंटीग्रेटर्स और डिफरेंशिएटर, यानी कि हमने ऑपरेशनल एम्पलीफायर को एज एन इंटीग्रेटर और डिफरेंशिएटर के तौर पर स्टडी करना है। तो जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर इंटीग्रेटर है वो सिमुलेट्स करता है मैथमेटिकल इंटीग्रेशन को, जो कि बेसिकली सम होता है टू डिटरमिन द टोटल एरिया अंडर द कर्व ऑफ ए फंक्शन। ठीक है, इंटीग्रेशन बेसिकली क्या होती है, टोटल एरिया अंडर द कर्व, उसको इंटीग्रेशन कहते हैं कि आपके पास जितनी चीज़ें हों उन सब को आप जमा करके तो उस पूरी लिमिट्स के ऊपर आप इंटीग्रेट कर दें। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो डिफरेंशिएटर होता है वो सिमुलेट करता है मैथमेटिकल डिफरेंशिएशन को। ये वो प्रोसेस है जिसमें हम डिटरमिन करते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ ए फंक्शन, यानी कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन है उसको हम डिफरेंशिएशन के अंदर फाइंड करते हैं। तो इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपको पता हो कि मैथमेटिकल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या है इस पॉइंट पर, कि अगर हमने इंटीग्रेटर और डिफरेंशिएटर को हमने स्टडी करना है एज ऑपरेशनल एम्पलीफायर। लेकिन जो आइडियल इंटीग्रेटर और डिफरेंशिएटर्स हैं वो यूज़ होते हैं विद बेसिक प्रिंसिपल। प्रैक्टिकल इंटीग्रेटर्स जो हैं उनके अंदर एडिशनल रजिस्टर्स लगी होती हैं पैरेलल में, जिसमें फीडबैक कैपेसिटर लगा होता है, और फीडबैक कैपेसिटर जो है वो प्रिवेंट करता है सैचुरेशन को। प्रैक्टिकल जो डिफरेंशिएटर होते हैं इनके अंदर रजिस्टर्स होती हैं जो सीरीज़ में लगी होती हैं, जिसमें कंपरेटर होता है टू रिड्यूस हाई फ्रिक्वेंसी नॉइज़, ताकि हाई फ्रिक्वेंसी नॉइज़ जो है उसको रिड्यूस जो है वो किया जा सके। ठीक है जी, तो चलें फिर हम शुरू करते हैं इसको। तो पहले नंबर पर यह है कि जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर इंटीग्रेटर है, एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर इंटीग्रेटर, ठीक है, जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर इंटीग्रेटर है सिमुलेट्स मैथमेटिकल इंटीग्रेशन, सिमुलेट्स मैथमेटिकल इंटीग्रेशन। तो ये मैथमेटिकल इंटीग्रेशन को सिमुलेट करता है विच इज़ बेसिकली ए सम ऑफ, विच इज़ बेसिकली ए समिंग, which is basically a summing, जो कि समिंग है प्रोसेस, जो कि एक समिंग प्रोसेस है दैट डिटरमिन्स द टोटल एरिया, दैट डिटरमिन्स the total area under the curve of a function। जो कि फंक्शन के टोटल एरिया को ऐड अप कर देता है। ठीक है जी, अच्छा, उसके बाद अंडर द कर्व, उसके बाद जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर डिफरेंशिएटर है, एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर डिफरेंशिएटर, जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर डिफरेंशिएटर है सिमुलेट्स द मैथमेटिकल डिफरेंशिएशन, वो सिमुलेट करता है, सिमुलेट्स द
मैथमेटिकल डिफरेंशिएशन, वो मैथमेटिकल डिफरेंशिएशन को सिमुलेट करता है, विच इज़ ए प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनिंग द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, which is a process of determining the instantaneous rate of change, instantaneous rate of change of a function. तो डिफरेंशिएशन के अंदर आप किसी फंक्शन का रेट ऑफ चेंज फाइंड करते हैं और इंटीग्रेशन के अंदर जो है वो हम सम कर देते हैं टोटल एरिया अंडर द कर्व जो होता है किसी भी फंक्शन का। तो अब इनको करने के लिए यहाँ पर जब हमने इसको स्टडी करना है ऑपरेशनल एम्पलीफायर को एज इंटीग्रेटर और डिफरेंशिएटर, तो इसके लिए हमें नहीं ये पता होना चाहिए कि ये कैसे होता है, लेकिन जो आइडियल इंटीग्रेटर्स और डिफरेंशिएटर होते हैं आर यूज टू शो बेसिक प्रिंसिपल्स। लेकिन जो आइडियल इंटीग्रेटर और डिफरेंशिएटर होते हैं वो बेसिक प्रिंसिपल्स को शो करते हैं। आइडियल इंटीग्रेटर्स एंड differentiators show basic principles, लेकिन जो आइडियल इंटीग्रेटर और डिफरेंशिएटर्स होते हैं वो बेसिक प्रिंसिपल्स जो होते हैं उनको शो करते हैं। प्रैक्टिकल इंटीग्रेटर्स ऑफन हैव एडिशनल रजिस्टर। प्रैक्टिकल integrator often has additional resistor। तो जो प्रैक्टिकल इंटीग्रेटर होता है उसके पास आमतौर पर एडिशनल रजिस्टर होती है इन पैरेलल विद द फीडबैक कैपेसिटर, इन पैरेलल जो कि पैरेलल लगी होती है विद फीडबैक कैपेसिटर, फीडबैक कैपेसिटर के साथ टू प्रिवेंट द सैचुरेशन, सैचुरेशन को रोकने के लिए, यानी कि कंडक्टिंग मोड को रोकने के लिए एक पैरेलल रेजिस्टेंस जो है वो कैपेसिटर के साथ जो है वो कनेक्टेड होती है। ठीक है जी। उसके बाद जो प्रैक्टिकल डिफरेंशिएटर्स हैं में इंक्लूड रेजिस्टर, और प्रैक्टिकल डिफरेंशिएटर में इंक्लूड ए रजिस्टर, वो एक रजिस्टर रखता है इन सीरीज विद कंपरेटर, इन सीरीज विद कंपरेटर, कंपरेटर के साथ सीरीज में टू रिड्यूस हाई फ्रीक्वेंसी नॉइज। हाई फ्रीक्वेंसी नॉइज जो है उसको रिड्यूस करने के लिए। ठीक है जी। तो ये हमारे पास था इंट्रोडक्शन था इसका इंटीग्रेटर और डिफरेंशिएटर्स का इंट्रोडक्शन।
तो यहाँ पर मैं अभी लेक्चर जो है वो ख़त्म करूँगा, फिर मैं आपको बाद में इनको अलग-अलग डिटेल के साथ पढ़ाऊँगा कि कैसे ऑपरेशनल एम्पलीफायर को एज इंटीग्रेटर आप यूज़ करते हैं और कैसे आप ऑपरेशनल एम्पलीफायर को एज डिफरेंशिएटर यूज़ करते हैं, और फिर एक और है बफिंग एम्पलीफायर, उसको भी अभी स्टडी करेंगे। अभी हम यहाँ पर फिलहाल ये लेक्चर जो इसको क्लोज करते हैं।